तो प्यारे बच्चों, तो हमने पहले पार्ट में देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसी और कौन कौन सी पॉलिसीज के जरिए एक कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे गवर्नमेंट में बदल दिया। तो आइए हम बची हुई पॉलिसीज आगे देखते हैं। तो जो अगली बड़ी पॉलिसी, जो कंपनी ही हम कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही तो राज चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अगली बड़ी पॉलिसी लाई थी वो थी सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी। तो इसको सहायक संधि भी बोलते हैं। तो क्या थी ये पॉलिसी? तो ये पॉलिसी बेसिकली क्या थी कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो दबाव डालते थे छोटे छोटे इंडियन किंगडम्स पे। तो वो इंडियन किंगडम्स को ऑफर देते थे कि आप ये पॉलिसी एक्सेप्ट कर लो। बट आखिर ये पॉलिसी थी क्या? तो किंगडम है तो किंग भी है। तो इंडिया में उस वक्त कई सारे किंगडम थे, तो किंगडम में किंग है तो किंग की आर्मी भी है, खुद की आर्मी है वो। तो अलग अलग किंगडम कभी कभी आपस में लड़ाई भी लड़ते थे ना, इंडियन किंगडम्स। तो ये कंपनी ने क्या किया, ये किंगडम्स को ऑफर देती थी कि आप हमसे हाथ मिला लो, हमारी सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो। तो बदले में आप क्या करो, आप अपनी आर्मी को खत्म कर दो, आप अपनी आर्मी को नौकरी से हटा दो और हम आपको आर्मी सप्लाई करेंगे। हमारे ब्रिटिश आर्मी आपके टेरिटरी में रहेंगी, आपके किंगडम में रहेंगी। बदले में आपको इनका खर्च उठाना होगा। खर्च उठाना, सब्सिडी देना, मतलब वो क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, ये किंग सोचेगा, कंपनी नहीं सोचेगी। ठीक है, तो इसका क्या असर होगा बच्चों? तो जो हमारा किंग है वो तो पूरी तरीके से कंपनी पे डिपेंड हो गया ना, उसकी तो खुद की आर्मी रही नहीं, उसकी ताकत चली गई। और साथ ही साथ जो हमारा किंग है, किंग वो बिना कंपनी से डिस्कस किए ना किसी और किंग को दोस्त बना सकता है, ना किसी और किंग से लड़ाई लड़ सकता है। तो सब्सिडियरी अलायंस बिल्कुल एक तरह से किंगडम्स को डिपेंडेंट बना दिया करती थी कंपनीज के ऊपर। तो अब फैक्ट की बात आती है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि अगर पॉलिसी आती है तो पॉलिसी के पीछे दिमाग किसका होता है? तो ये जो पॉलिसी है सब्सिडियरी अलायंस की, ये लॉर्ड वेल्जले लेके आया था। तो लॉर्ड वेल्जले उस वक्त गवर्नर जनरल था। तो आपको याद रखना है बच्चों, जब भी कोई पॉलिसी पढ़ो, ये ब्रिटिश पॉलिसीज खास करके, तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है कि कब लाया गया था, ये किस ईयर में, और किसका दिमाग था, मतलब किसने वो पॉलिसी बनाई थी। तो ये वाली जो पॉलिसी है सब्सिडियरी अलायंस की, ये लॉर्ड वेल्जले ने बनाई थी और ये सबसे पहली बार 1798 में अप्लाई किया गया। लेकिन लॉर्ड वेल्जले से भी पहले आपको तो पता ही है कि इंडिया में ना सिर्फ ब्रिटिशर्स बल्कि अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ने टाइम टू टाइम राज किया है। उसमें से एक थे फ्रेंच, फ्रांस के लोग। तो फ्रांस के जो गवर्नर था इंडिया में, उसका नाम था जनरल डुप्लेक्स, मार्क्विस डुप्लेक्स। तो ये जो सब्सिडियरी अलायंस थी बच्चों, अगर ऑप्शन में आप डुप्लेक्स देखोगे तो आपको डुप्लेक्स टिक करना है। अब देखो वेल्जले का नाम क्यों आता है? डुप्लेक्स ने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बनाया था, कभी अप्लाई नहीं किया था। मतलब फ्रेंच ये कॉन्सेप्ट लेके तो आए थे लेकिन अप्लाई करने का मौका नहीं मिला इनको। तो अप्लाई करना स्टार्ट किया था लॉर्ड वेल्जले ने। तो हम तो यही ना कहेंगे कि लॉर्ड वेल्जले ही सब्सिडियरी अलायंस लेके आया इंडिया में, ये इनके तो दिमाग में ही बात रह गई। तो ऑप्शन में अगर आप डुप्लेक्स देखते हो बच्चों, तो आपको डुप्लेक्स ही टिक करना है, वेल्जले ने उसको अप्लाई किया है। तो ये तो आप समझ ही गए कि सब्सिडियरी अलायंस में अगर कोई भी इंडियन रूलर एक्सेप्ट कर लेता सब्सिडियरी अलायंस को, तो उसको खुद की आर्मी को डिसॉल्व कर देना था और ब्रिटिश आर्मी को अपनी टेरिटरी में रहने की परमिशन दे देनी थी। साथ ही साथ उसका खर्चा
भी उठाना था, पूरे मेंटेनेंस का खर्चा। बदले में उनको क्या मिलेगा? तो बदले में जो ब्रिटिश है, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहती थी कि अगर आप पे कोई अटैक होता है या आपके खुद के किंगडम के लोग आपको गद्दी से हटाने की कोशिश करेंगे, तो उस कंडीशन में हम आपकी मदद करेंगे। तो आप अपनी आर्मी को भूल जाओ, आप हमारी आर्मी पे भरोसा रखो। तो यही था सब्सिडियरी अलायंस। तो इस तरह से आप सोचो तो किंग की अहमियत क्या रह गई? किंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया, उसकी तो खुद की कोई डिसीजन मेकिंग पावर रह गई नहीं ना वो किसी दूसरे किंगडम से दोस्ती कर सकता है बिना अंग्रेजों से पूछे, ना किसी से लड़ाई लड़ सकता है बिना अंग्रेजों से पूछे, ना ही किसी को नौकरी से निकाल सकता था। सारी ताकत चली गई। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? जो हमारे किंग्स हुआ करते थे, जो ये सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया करते थे, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन जाते थे, यानी ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में आ जाते थे। तो उनको कहा जाता था ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। तो आइए बच्चों, इस इमेज के जरिए आप कुछ फैक्ट समझ लो, इजी पड़ेगा आपके लिए। तो सब्सिडियरी अलायंस लेके कौन आया? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली लेके आया। सबसे पहली बार ये अलायंस हैदराबाद पे अप्लाई किया गया था। जो निजाम था हैदराबाद का, उसको मजबूर कर दिया गया और उसने 1798 में एक्सेप्ट कर लिया। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पहला किंगडम कौन सा था जिसने ये एक्सेप्ट किया था? तो आप क्या कहोगे? हैदराबाद ने किया था। कब किया था? तो 1798 में किया था। उसके बाद अवध ने, मैसूर ने और तंजौर ने। तो सेकेंड नंबर पे हैदराबाद के जस्ट बाद मैसूर ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैसूर ने क्यों किया था एक्सेप्ट? देखो, टीपू सुल्तान जो था वो काफी ब्रेव राजा था मैसूर का। तो अंग्रेजों ने उस पर प्रेशर बनाया कि आप ये सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो। तो टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो इसलिए उसकी लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स से। तो क्या हुआ ना कि वो 1799 में मारा गया, लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों वो मारा गया। तो उसके मरते ही अंग्रेजों को मौका मिल गया। तो 1798 में सबसे पहले हैदराबाद को सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू एक तरह से बोलो तो कैप्चर ही कर लिया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद जो सेकेंड नंबर था वो मैसूर का नंबर था। क्यों? क्योंकि जो ब्रेव रूलर था वहां का टीपू सुल्तान, उसको इन लोगों ने बैटल ग्राउंड में मार दिया था। जो थर्ड था वो था तंजाउर। ये इंपॉर्टेंट आप रखो, अवध 1801 में सब्सिडियरी अलायंस के लिए फोर्स कर दिया गया इसको भी। ठीक है। तो बाद में क्या है ना कि अवध को पूरी तरीके से, देखो सब्सिडियरी अलायंस में होता है कि किंग तो मौजूद है ना, किंग को तो रहने देते हैं ना ब्रिटिशर्स, लेकिन बाद में क्या किया, अवध को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया अंग्रेजों ने। तो अवध काफी इंपॉर्टेंट किंगडम माना जाता था। एक तो ये नॉर्थ इंडिया में था, प्लस काफी बड़ा था, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि अवध की आर्मी बहुत बड़ी थी। तो इतनी बड़ी आर्मी के होने के बावजूद ये सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी पूरी आर्मी ही खत्म हो गई। तो ये सारे की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि किस ईयर में किसने एक्सेप्ट करा, क्योंकि बच्चों कई बार मैच दी फॉलोइंग के फॉर्मेट में भी एमसीक्यूज आ जाती है, तो आप ये इमेज देख के याद रख लो। तो धीरे धीरे बड़े बड़े किंगडम्स सब के सब ब्रिटिश के हाथों में चले जा रहे हैं। उसके बाद जो मेजर फोर्स थी इंडिया में थी वो थी मराठाज की। तो मराठाज का जो सबसे बड़ा लीडर था उसको बोलते थे पेशवा। तो पेशवा एक तरह से आप कह लो तो प्राइम मिनिस्टर ही था। आज के मुकाबले अगर आप बोलोगे तो उसको प्राइम मिनिस्टर ही माना जाए। तो प्राइम मिनिस्टर या पेशवा जो थे मराठास के, उसने भी ये सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर ही लिया आखिर 1802 में। तो पेशवा तो मराठा के प्राइम मिनिस्टर थे। तो कुछ कुछ मराठास
फैमिलीज भी थी, जैसे सिंधिया फैमिली ग्वालियर की, गायकवाड़ फैमिली। तो इन फैमिलीज ने भी, फैमिली कह लो तो एक छोटी सी किंगडम हुआ करती थी इनकी खुद की। तो धीरे 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 देख रहे हो ना आप, एक एक करके सारी किंगडम्स ब्रिटिशर्स के हवाले होती चली जा रही हैं। तो ये जो हमारे पेशवा थे जिन्होंने ये एक्सेप्ट करा था, उनका नाम क्या था? बाजीराव टू। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट लेके आए थे ब्रिटिशर्स, तो वो था चार्टर एक्ट 1833 का। तो देखो बच्चों, ये चार्टर का क्या मतलब है? तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 एडी में। तो इसको जो है ना 20 साल की परमिशन दी गई थी। परमिशन किसने दी थी? क्वीन ने। क्वीन जो थी ब्रिटेन की, एलिजाबेथ, तो उसने परमिशन दी थी कि सिर्फ ब्रिटेन से एकमात्र कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर सकती है वो तुम ही हो। दूसरी कंपनी कभी नहीं जाएगी ब्रिटेन से इंडिया में तुम्हारे मामलों में इंटरफेयर करने। तो इसी को चार्टर बोलते थे। एक तरह से परमिशन था कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही को परमिशन दे रहे हैं हम कि तुम ही जाके बिजनेस करो, जो करना है, दूसरी कंपनी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। तो क्या होता था कि हर 20 साल के बाद इसको रिन्यू किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी देखती थी कि हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो इनका लाइसेंस रिन्यू कर दो। तो इसी को कहते थे चार्टर एक्ट। तो ऐसे ही लाइसेंस रिन्यू करने का टाइम आया 1833 में। तो यही जो लाइसेंस रिन्यू किया गया इसको कहा गया चार्टर एक्ट, और इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं? तो पहले हम की पॉइंट देख लेते हैं। तो चार्टर एक्ट, ये सारे एक्ट पास तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करेगी ना, कंपनी खुद तो नहीं कर रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही थी ये सारे काम। तो चार्टर एक्ट पास कब हुआ? तो चार्टर एक्ट, वैसे तो कई चार्टर एक्ट आए, 73 में भी आया, 93 में भी आया, 13 में भी आया, 33 में भी आया। तो आप देख रहे हो ना, हर 20 साल पे आते थे इस तरह के एक्ट। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो कंपनी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनी जो है कई सारे, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अफ्रीका में पहुंच गई थी, इंडोनेशिया चली गई थी, मलेशिया चली गई थी। तो ये कई सारी टेरिटरीज पे कब्जा कर लेती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल ना देके वो खुद ही उसकी मालिक बन जाती थी। अब सोचो, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और एक है कंपनी। तो कंपनी को पार्लियामेंट ने परमिशन देके भेजा, ठीक है? तो कंपनी ने क्या किया? सेंट हेलेना आइलैंड पे कब्जा कर लिया। तो सेंट हेलेना आइलैंड क्या है? तो ये एक आइलैंड हुआ करता था अटलांटिक ओशियन में। ये अफ्रीका है, तो यहां पे समुद्र के बीचों बीच ओशियन में एक आइलैंड था, ये छोटा सा द्वीप था। ठीक है बच्चों? तो कंपनी ने इस पे अपना कंट्रोल कर लिया था और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दिया था कंट्रोल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन एम था कि इस आइलैंड के कंट्रोल को कंपनी के हाथों से लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया जाए। तो इसलिए इसका जो सबसे मेजर क्लॉज था, ये जो एक्ट था, यही था कि सेंट हेलेना को, नाम के आइलैंड को, कंपनी के हाथों से निकाल के ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में दे देना। इसीलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए कि चार्टर का मतलब क्या होता है। तो चार्टर हर 20-25 साल पे कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए लाया जाता था। तो इस वक्त जो है, जब 1833 का माहौल चल रहा है, तो एक तो एक्चुअली ऐसे ही खुश नहीं है कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट। आप देख रहे हो ना, हेलेना आइलैंड को जबरदस्ती इनको एक्ट पास करके लेना पड़ रहा है, वो अपनी मर्जी से तो दे नहीं रहे। तो और दूसरी बात क्या थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर था कि आप कैसे सिर्फ एक ही कंपनी को परमिशन दे सकते हो, तो बाकी कंपनीज करेंगी क्या? यही ईस्ट इंडिया कंपनी तो फैल गई ना पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया पे तो इनका ही कंट्रोल है, तो दूसरी कंपनीज करेंगी क्या? आप तो उनको जाने दे नहीं रहे हो। तो उनका प्रेशर था
कि आप ये मत कहो कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जा सकती है, हम भी जाएंगे। तो मोनोपोली थी ना, मोनोपोली होता है मतलब सिर्फ एक ही के पास पावर रहना, उसको बोलते हैं मोनोपोली। एक ही कंपनी के पास पावर चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो उस मोनोपोली को खत्म करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। किस पे था प्रेशर? ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे। कौन डाल रहा था प्रेशर? बाकी कंपनीज डाल रही थी प्रेशर। तो ये जो प्रेशर पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, इसका असर आपको चार्टर एक्ट में देखने को मिलेगा बच्चों। तो आइए समझते हैं कि चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस लाए गए। तो सबसे पहला प्रोविजन तो यही था कि कंपनी की मोनोपोली को खत्म करो, प्रेशर काफी है। तो कंपनी की मोनोपोली कैसे खत्म करेंगे? ठीक है, तो कंपनी को जो है क्या काम करती है कंपनी बिजनेस भी करती थी, कंपनी गवर्नमेंट भी चलाती थी। तो अब कंपनी को कहा गया कि ये बिजनेस वाला काम आप रहने दो, आप सिर्फ गवर्नमेंट का रोल प्ले करो, और जो मार्केट है वो बाकी कंपनीज के लिए भी हम खोल रहे हैं। तो बाकी कंपटीशन होगा तो सब खुद ब खुद एक दूसरे को संभाल लेंगे। यानी अब बिजनेस के रूल्स और बिजनेस की पॉलिसीज आप नहीं डिसाइड करोगे। यानी आज से आपका कमर्शियल रोल हम खत्म कर रहे हैं, जैसे बाकी कंपनीज वैसे ही आप। हाँ, लेकिन क्योंकि आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है इंडिया में रहने का, इसलिए आप ये गवर्नमेंट का रोल प्ले करते रहो। यानी आप आज के बाद प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गए हो। बड़े बड़े कमर्शियल डिसीजन आप नहीं लोगे, आप नहीं बोलोगे कि कहां पे किस चीज की खेती होगी, कहां पे क्या फैक्ट्री खुलेगी, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी, आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखो। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से चाइना की मोनोपोली भी वापस ले ली गई थी। तो मोनोपोली का क्या मतलब था? इनको परमिशन मिलती थी कि आपके अलावा कोई और दूसरी कंपनी जाएगी ही नहीं। तो ना सिर्फ इंडिया में मोनोपोली खत्म कर दी गई, बल्कि चाइना और फार ईस्ट का मतलब है बच्चों इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी कंट्रीज, ठीक है ना। तो हर जगह से मोनोपोली खत्म होती चली जा रही है। एक और कोशिश की गई कि कंपनी की मोनोपोली खत्म करने की, वो ये थी कि देखो बच्चों, ये जो ऑफिसर्स होते थे इंडिया में, गवर्नर जनरल या बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर्स होते थे, इन सब की अपॉइंटमेंट कंपनी करती थी। तो कंपनी खुद ही सेलेक्ट करती थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं सेलेक्ट करती थी। कंपनी एग्जाम लेती थी लंदन में, उनको जो एग्जाम क्वालिफाई करते थे उन लोगों की पोस्टिंग वो इंडिया में कर देते थे। तो इस पोस्टिंग के चक्कर में इंडियंस को तो मौका मिलता ही नहीं था ना। कंपनी चुन के ला रही है खुद के लोगों को ब्रिटेन से। तो इस एक्ट के जरिए कहा गया कि नहीं, ये मोनोपोली भी हम आपकी खत्म करेंगे, ये दादागिरी नहीं चलेगी। तो आपको ये जो है जॉब वाला सिस्टम, ये जो सिविल सर्वेंट का सिस्टम आपने बना रखा है, सिविल सर्वेंट यानी आज हमारी कंट्री को सही मायने में अगर कोई रूल करते हैं तो वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही करते हैं, नेता तो आते जाते हैं। तो उस वक्त जो है इनको सिविल सर्वेंट कहा जाता था, उस टाइम भी ये थे ना, लेकिन उस टाइम ये कंपनी के चुने हुए एम्प्लॉइज हुआ करते थे। तो इस एक्ट के जरिए कहा गया कि नहीं, अब आपको इंडियंस को भी मौका देना होगा इन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए, उनके लिए आप परमिशन दो। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ये मान लिया होता तो उनकी पकड़ तो और ढीली हो जाती ना कंपनी पे। तो इस चीज को तो नहीं माना उन्होंने। कहा कि सिविल सर्वेंट जैसे टॉप पोस्ट तो हम नहीं खोलेंगे, छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब भले ही हम इंडियंस के लिए ओपन कर देते हैं। तो आप देख रहे हो चार्टर एक्ट का पूरा फोकस है कि कंपनी की मोनोपोली कैसे खत्म कर दी जाए। और ऑब्वियसली कि जो सेंट हेलेना आइलैंड की बात मैंने आपको बताई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश क्वीन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले कर दी गई। जो दूसरा मेजर प्रोविजंस आया था बच्चों, वो ये था
कि इंडिया को जो है एक यूनिफाइड कंट्रोल के हाथ में दे दिया गया। यूनिफाइड कंट्रोल का क्या मतलब है? तो ब्रिटिश जो है 3-4 अलग अलग मेजर लोकेशंस पे अपनी गवर्नमेंट चलाते थे, मुंबई, मद्रास और कैलकाटा। तो ये तीनों जो ये प्रेसिडेंसीज कहलाती थी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 3 अलग अलग पावर सेंटर हो गए ना। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, गुजरात में क्या होगा, इसका फैसला मुंबई का गवर्नर लेगा। मद्रास में क्या होगा, आंध्र प्रदेश में क्या होगा, केरल में क्या होगा, इसका फैसला मद्रास का गवर्नर लेगा। वो पूछेगा नहीं कलकत्ता के गवर्नर से, ये पूछेगा नहीं मुंबई के गवर्नर से कि मैं क्या फैसला लूं। बट अब ये बदलने जा रहा है। अब पूरे इंडिया का कंट्रोल एक ही जगह से चलेगा। तो इसको कहा गया यूनिफाइड कंट्रोल। एक जगह से कंट्रोल होगी पूरी पॉलिसी। कैसे होगी कंट्रोल? तो अब तक जो गवर्नर जनरल कहलाता था बंगाल का, उसका ओहदा, उसकी पोजीशन बदल के पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसको। देखो, कहानी शुरू हुई थी गवर्नर से। सबसे पहला जो पोस्ट बनाया गया था वो था गवर्नर का। तो गवर्नर मुंबई में भी बनाया गया था, मद्रास में भी बनाया गया था और कलकत्ता में भी बनाया गया था। थोड़े दिनों के बाद गवर्नर को चेंज करके, सिर्फ कलकत्ता की बात कर रहा हूं मैं, बाकी जगह पे तो गवर्नर ही रहने दिए गए, लेकिन कलकत्ता में जो गवर्नर की पोस्ट थी उसको चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो हम कहने लगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब क्या हो रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल डिक्लेयर कर दिया गया। यानी अब कलकत्ता ही मद्रास और मुंबई दोनों को कंट्रोल करेगा, एक ही जगह से बनेगी सारी पॉलिसी। तो इस तरीके से जो पहली बार पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना वो था विलियम बेंटिक। थोड़े दिनों पहले तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब यही पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल माना जाएगा। तो इस तरह से जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। तो बच्चों, आप पूछोगे कि ये लेजिस्लेटिव पावर क्या है? तो लेजिस्लेटिव पावर होती है लॉ बनाने की ताकत। तो आज हम जो वोट देते हैं, आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चुन के जाते हैं पार्लियामेंट में, तो करते क्या है पार्लियामेंट में? वो नियम कानून बनाते हैं ना। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अथॉरिटी दी है कि भाई आप रूल्स बनाओ। तो यही रूल्स बनाने की अथॉरिटी तीनों गवर्नर के पास थी। मुंबई वाले अपना रूल खुद अपने एरिया के लिए बनाते थे, मद्रास वाले अपना अपने एरिया के लिए बनाते थे। तो अब इनसे ये रूल बनाने की या कोई भी तरह की लॉ बनाने की ताकत वापस ले ली गई। सारे लॉ यहीं से बना करेंगे, कलकत्ता से ही बना करेंगे। तो अब सिर्फ गवर्नर जनरल के पास ये ताकत रह गई कि वो रूल बनाए, और वो भी पूरे इंडिया के लिए वो रूल बना सकता है अब। तो इस तरह से जो गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल भी हुआ करती थी ना, ये अकेला तो था नहीं, इसके नीचे लोग हुआ करते थे, 3 लोग थे उस वक्त। तो गवर्नर जनरल ने को अथॉरिटी दे दी गई कि आप किसी भी कानून को बदल सकते हो, उसमें चेंज ला सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, आपकी मर्जी, पूरे इंडियन टेरिटरी में आपका हुक्म चलेगा। मुंबई वाले गए, मद्रास वाले गए। इस तरह से कहा गया कि इंडिया, इस चार्टर के थ्रू यह भी कहा गया कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गई। तो कैसे बन गई? तो इस एक्ट में कहा गया कि जो इंडिया में जो कंपनी की टेरिटरी है, जो भी तब तक ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, इस एक्ट के जरिए कहा गया कि ये सारी टेरिटरी हम ब्रिटिश क्वीन के बिहाफ में संभालेंगे, इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी। यानी हमारे जो किंग क्वीन हुआ करते हैं वो है इसके असली मालिक।
तो उनके बिहाफ पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाएंगे। तो आप अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुलाने लगे, यानी ब्रिटिशर्स खुद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुलाने लगे, यानी अब वही है भारत की सरकार। तो इस तरह से आप देखोगे कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका नाम बदल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। जो भी ऑफिशियल पेपर्स होते थे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाने लगा, और जो पहले गवर्नर जनरल काउंसिल कहलाती थी अब उसका नाम बदल के इंडियन काउंसिल कर दिया गया, यानी पूरे देश की बात होने लगी। तो ब्रिटेन ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया। तो इस एक्ट के जरिए अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम की चीज बनाई गई, तो इसका कंट्रोल पूरे ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश ने जो जो चीजें या जो जो एरियाज खुद के हिस्से में कंट्रोल में ले रखा था वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में चला गया। और जो की फैक्ट है कि इस तरीके से बनने वाली जो पहली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। एक और बड़ा चेंज लाया गया कि एक चौथे मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। देखो, सबसे ऊपर होता था गवर्नर जनरल, उसके नीचे 3 लोग हुआ करते थे। तो अब इस एक्ट के जरिए एक चौथे को भी ऐड कर दिया गया। तो इस एक्ट में कहा गया कि 2 तरह के रोल होते हैं गवर्नमेंट के, एक होता है एग्जीक्यूटिव रोल और एक होता है लेजिस्लेटिव रोल। तो लेजिस्लेटिव रोल क्या होता है? नियम कानून बनाओ। एग्जीक्यूटिव रोल क्या होता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करवाओ, पब्लिक को ध्यान दो कि पब्लिक वही रूल फॉलो कर रही है कि नहीं, गवर्नमेंट चलाओ। तो ये 2 तरह के काम है। तो लॉ बनाने वाले का लॉ को मेंटेन करने से क्या लेना देना, उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ लॉ को समझने और बनाने में होना चाहिए ना। तो एक मेंबर अलग से डाला गया जो सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड काम करेगा, लॉ बनाने का। तो इसको कहा गया लॉ मेंबर। ठीक है, तो ये जो लॉ मेंबर था वो बाकी चीजों में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव, न्यायिक, कानून बनाने वाले मामलों में ही इंटरफेयर कर सकता है। तो अब आप देखो जो हमारी काउंसिल है वो पहले तो 4 लोग थे, एक गवर्नर जनरल था और उसके नीचे 3 लोग थे, अब चौथा भी आ गया। तो अब पहले से ही 3 और 1 4 लोग थे, अब चौथा आ गया। तो चौथे को जो नया वाला आया है उसका नाम रखा गया लॉ मेंबर। अब आपको याद रखना है बच्चों फैक्ट कि पहला लॉ मेंबर जो था वो था लॉर्ड मैकाउले। तो इसको लॉ मेंबर या लॉ कमीशन भी बोलेंगे, लॉ कमीशन। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए। अगर आप पूरे चार्टर एक्ट को ध्यान से समझना चाहते हो तो आप इस एक इमेज से समझ सकते हो। तो यहां पे क्या लिख रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, विलियम बेंटिक बन गए पहले गवर्नर जनरल। तो ये आप चार्ट देखोगे बच्चों समझ जाओगे। लॉ कमीशन की बात लिख रखी है, जॉब जो इंडियंस के लिए ओपन किए गए वो लिख रखा है। तो आप इस चार्ट को वीडियो पॉज करके देखोगे तो आप एक समरी इमीडिएटली आप रिवाइज कर सकते हो इससे। तो लॉर्ड मैकाउले था तो लॉ मेंबर, चौथा मेंबर बनाया गया था, बट ये दिमाग का बहुत शार्प था, इसकी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन थी ब्रिटेन में, इसलिए इसको इंडिया भेजा गया था। तो इसने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया और ये चाहता था कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े लेवल का चेंज किया जाए। तो ये क्या है, एक पॉलिसी लेके आया खुद की, अपने दिमाग से इसने एक पॉलिसी बनाई 1835 में। उसको, इस पॉलिसी को इसने गवर्नर जनरल को प्रेजेंट किया, क्योंकि ये लॉ मेंबर था ना, तो ये यही तो करेगा, पॉलिसी ही तो बनाएगा, लॉ ही तो बनाएगा। तो इसने क्या किया? तो पहले एक तो आप चीज याद रखो कि ये पहली बार इंडिया में कब आया? 1834 में आया। क्यों आया? क्योंकि 1833 में कहा गया कि हम कोई लॉ मेंबर भेजेंगे जो जाके गवर्नर जनरल की काउंसिल को ज्वाइन करेगा। तो इस तरह जो है अपना लॉर्ड मैकाउले इंडिया पहुंच गया 1834 में। तो ये 5 सालों तक इंडिया में रहा।
इसने क्या किया, इसके दिमाग में यह बात आई कि अगर हमको इंडिया पे रूल करना है तो हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां जो इंडियंस है वो हमारी तरह सोचें, ब्रिटेन की तरफ थोड़ी सिंपैथी हो उनके दिल में, वो समझें कि ब्रिटेन का कल्चर कैसा है, ब्रिटेन में साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, मतलब वो ब्रिटेन के फॉलोअर्स बन जाए, ब्रिटेन के फैन बन जाए। तो ऐसा तभी होगा ना जब वो ब्रिटेन को समझने लगे। तो उसके लिए जरूरी था कि हम इंडियंस को जो है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएं। तो जैसे ही वो इंग्लिश समझने लगेंगे वो ब्रिटेन को जानने लगेंगे, ब्रिटेन की लिटरेचर पढ़ेंगे, ब्रिटेन में लिखे गए नॉवेल पढ़ेंगे, ब्रिटेन में छपी बुक्स पढ़ेंगे, तो ब्रिटेन से उनकी दोस्ती भी होने लगेगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, इंडियंस जो है, भारतीय जो है, वो अंग्रेजी बोलना सीखें, अंग्रेजी समझें। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो लॉर्ड मैकाउले थे, इन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसको कहा गया मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी थी, आपको बस इतना याद रखना है कि कौन लेके आया, कब लेके आया। तो 1835 में लेके आया था लॉर्ड मैकाउले। तो इस पॉलिसी में क्या लिखा था इसने कि हम जो है इंडियंस को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, मदर टंग में पढ़ाने में पैसे खर्च नहीं करने हैं। तो देखो, इसके पहले तक गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका बजट होता था 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का बजट हुआ करता था जो कि उनको इंडियंस के एजुकेशन में खर्च करना होता था। तो मैकाउले ने कहा कि इसका 1 रुपया भी तुम किसी और लैंग्वेज को पढ़ाने में खर्च मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओगे। तो इंग्लिश पढ़ाने से क्या होगा, जो यूरोप के जो साइंस है, हिस्ट्री है, जो वहां की लिटरेचर है, वो इंडियन ऑडियंस तक पहुंचने लगेगी। इसके लिए उसने कहा कि जो 6th क्लास, जो 6ठी क्लास 6th में पढ़ते हैं या 6 के बाद से आपने उनको इंग्लिश पढ़ानी ही पढ़ानी है। तो लॉर्ड मैकाउले ने कहा था, आपने इसमें लिखा था कि मेरा सपना है कि भारत में एक ऐसा वर्ग बना दूं, मैं एक ऐसे क्लास ऑफ पीपल को जन्म दे दूं जो हो तो इंडियन, जिनके खून, जिनके रगों में तो इंडियन ही ब्लड दौड़ता हो, लेकिन दिमाग से वो पूरे के पूरे ब्रिटिश बन चुके होंगे। उनकी टेस्ट, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, सब कुछ ब्रिटिश तौर तरीकों वाला हो जाए। यही थी मैकाउले की पॉलिसी। और आज आप देख पाते हो ना कि इंडिया में जो है लोग, आजकल लोगों को शर्म आती है हिंदी में बात करने में, इंग्लिश में ही बात करके वो आपको खुद को जेंटलमैन बोलते हैं। तो इसका क्रेडिट लॉर्ड मैकाउले को जाता है। तो लॉर्ड मैकाउले ने जब ये प्रपोजल दिया तो अपने गवर्नर जनरल को दिया, तो गवर्नर जनरल ने उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। तो गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, इंग्लिश को जो है कोर्ट लैंग्वेज बना दी गई। कोर्ट लैंग्वेज बनाने का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट पेपर लिखती है एक दूसरे को, मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ लिखेगा तो लेटर लिखेगा ना, तो लेटर आज के बाद इंग्लिश में ही होंगे, या गवर्नमेंट को कुछ पेपर छापना होगा वो इंग्लिश में ही छापेगी। तो लोग अपने आप ही इंग्लिश पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया तो इसके पहले कोर्ट लैंग्वेज थी क्या, तो कोर्ट लैंग्वेज थी पर्शियन, क्योंकि मुगल्स ने पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज बना के रखा था। तो जब अंग्रेज आए थे तो मुगलों का ही तो राज था, तो पर्शियन को हटा के इंग्लिश पे पूरा ध्यान देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1844 में जो हाई गवर्नमेंट जॉब है, जो ऊंचे लेवल के जो पोस्ट, जो जॉब्स हुआ करते थे, उनके लिए इंडियंस को परमिशन दे दी गई कि अब आप भी उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगली बड़ी पॉलिसी हम देखते हैं, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो सबसे पहली फैक्ट जो आपने याद रखनी है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए जितने किंगडम्स को कंट्रोल किया गया उतनी और किसी के जरिए नहीं किया गया। फाइन, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही सबसे, आप कह लो कि कारगर हथियार साबित हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद को बड़ा करने में। और यही
इस चीज का भी कारण बना कि फिर बहुत जल्दी जो है इंडियंस ने रिवॉल्ट कर दिया, रिवॉल्ट ऑफ 1857। आप जानते ही हो 1857 में हमारी कंट्री में बहुत बड़े लेवल का रिवॉल्ट हुआ था। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से ही मानी जाती है। तो क्या था ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? तो इसको लाने वाला था लॉर्ड डलहौजी, ये वाला बंदा लॉर्ड डलहौजी उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल था, और ये लगभग 7 सालों तक इंडिया में, 9 सालों तक ये इंडिया में रहा है। तो क्या थी ये पॉलिसी, क्या था ये डॉक्ट्राइन? तो देखो बच्चों, उस वक्त के इंडिया में राजा ही रूल करते थे, राजा रजवाड़े होते थे। तो राजा की डेथ हो जाती थी तो उसका बेटा ही तो अगला राजा बनता था ना। लेकिन कुछ केसेस में अगर राजा का कोई बेटा ना हो तो क्या करते थे ये लोग? तो राजा लोग क्या करते थे, किसी करीबी रिश्तेदार को, अपने किसी करीबी मेल को, मतलब फीमेल तो राजा नहीं बन सकते ना, राजा तो मेल ही बनता था, कल्चर ट्रेडिशन ही ऐसा कुछ था उस वक्त। तो मेल को एडॉप्ट कर लेते थे और उसको बोलते थे कि आज के बाद तुम मेरे बेटे हो, तुम अपनी फैमिली से सारा कनेक्शन तोड़ लो तो मेरे बाद तुम ही राजा बनोगे। तो एडॉप्टेड का कल्चर था, एडॉप्टेड लोग भी राजा बन जाते थे। तो इसी चीज को रोक दिया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो भी गोद लिया हुआ बेटा है वो अपने फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी तो ले सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ले लेगा? किंगडम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, राजपाट गद्दी ये उसके बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो सिर्फ आप वही लोगे जो आपके पिताजी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप एडॉप्टेड सन हो। इसका क्या मतलब है? अगर कोई राजा मर गया और उसका खुद का बेटा नहीं है और अगर उसने किसी को एडॉप्ट भी करके रखा है तो अंग्रेज उसको राजा मानने से इनकार कर देते थे और उस किंगडम पे कंट्रोल कर लेते थे, बोलते थे तो कोई राजा ही नहीं है, ठीक है। और ना ही एडॉप्टेड बच्चे को पेंशन दी जाती थी, ठीक। तो इसी पॉलिसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। तो इस पॉलिसी के जरिए ये जो मिस्टर डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी, इसने कई इंपॉर्टेंट किंगडम्स पे कब्जा बना लिया। तो इससे क्या है ना कि सब में गुस्सा भर गया, बहुत सारी किंगडम्स में गुस्सा भर गया, और जो कि बहुत बड़ी वजह बना रिवॉल्ट का। रिवॉल्ट हो गया ना 1857 में, उसके लिए इस आदमी को बहुत बड़े लेवल पे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो ये सब तो आप समझ ही गए कि डॉक्ट्राइन का क्या मतलब है। एडॉप्टेड सन जो है वो कभी भी रूलर बनेगा ही नहीं, ना ही एडॉप्टेड सन को सिर्फ एडॉप्टेड सन को जो है उसके पिताजी की पर्सनल प्रॉपर्टी ही मिलेगी, कोई राजगद्दी नहीं मिलेगी, ना ही उसको किसी तरह का पेंशन मिलेगा। उसके फादर को अगर कोई टाइटल दे दी गई थी, जैसे उसके फादर को जमींदार दिया गया था या राजा दिया गया था, वो सब भी वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि टाइटल का मतलब होता था कि टाइटल के साथ कुछ पावर भी आती है, वो सब बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एडॉप्टेड सन को मानेंगे ही नहीं कंपनी वाले। तो इस पॉलिसी का असर क्या हुआ? तो इसी पॉलिसी के जरिए नाना साहेब, जो कि मराठा लीडर थे, मराठा के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे, क्यों? क्योंकि वो पेशवा के गोद लिए हुए बेटे थे। तो आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पेशवा ने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया। तो ये पेशवा कौन है? तो मराठा के प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं। तो पेशवा थे, पेशवा बाजीराव टू, तो इनका कोई बेटा था नहीं, तो इसने नाना साहिब नाम के अपने भतीजे को गोद ले लिया था। तो अब तो पॉलिसी आ गई, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, नाना साहिब को पेंशन वेंशन सब मिलती थी, लेकिन ये लॉर्ड डलहौजी आ गया पॉलिसी लेके। तो इस पॉलिसी के बाद अंग्रेजों ने नाना साहिब को पेंशन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर रखा था ना। तो ऑलरेडी जो नाना साहिब की किंगडम थी वो अंग्रेजों के पास थी। अब अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद पॉलिसी आ गई है, आपको हम नहीं पहचानते हैं, आपको पेंशन नहीं देंगे, ना ही आप आज के बाद खुद को पेशवा वेशवा नहीं बुलाना। तो ये चार्ट बच्चों आप ध्यान से देखो, तो ये
7 किंगडम्स जो है लॉर्ड डलहौजी ने कब्जे में ले ली थी। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किस किंगडम को कब्जे में लिया गया था लैप्स के जरिए, कितनी बार पूछा गया है? तो आंसर होगा सतारा को। सतारा है महाराष्ट्र में। उसके बाद आप देखोगे लिस्ट में ध्यान से तो आपको एक नाम नजर आएगा, झांसी। तो आपको तो पता ही है कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया 1857 के रिवॉल्ट में। तो उसकी वजह भी यही थी क्योंकि उनके पति की डेथ हो गई थी और इन दोनों का कोई बेटा नहीं था। तो लक्ष्मीबाई ने एक बेटा गोद लिया था, उस बेटे को अंग्रेजों ने राजा मानने से ही इनकार कर दिया और झांसी को कब्जे में ले लिया। तो यही सारे लोग जो है ना बाद में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। इसलिए कहा जाता है कि डलहौजी की उल्टी सीधी पॉलिसीज के चक्कर में रिवोल्ट हो गया। तो आप समझ ही गए कि डॉक्ट्राइन जो ये लेके आया था पॉलिसी, इससे हुआ क्या? इससे बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। अब कुछ की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि बाकी जगह तो पॉलिसी ये थी कि बेटा नहीं है तो हम आपकी किंगडम को खुद में मिला लेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अवध के केस में तो कुछ और ही हो गया। अवध में क्या है, ये वाला सिस्टम नहीं था कि वहां बेटा नहीं पैदा हुआ था। तो अवध को इन्होंने इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए खुद में मिला लिया, क्योंकि इन्होंने ये एक्सक्यूज दी, ब्रिटिशर्स ने ये एक्सक्यूज दी कि अवध में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। क्या हो रहा था कि कुछ वहां पे वहां से कोई गुजरता था तो उसको लूट वूट लिया जाता था, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को लूट लिया गया था। तो इसी चीज को एक्सक्यूज बना के इन्होंने कहा कि आज के बाद अवध हमारा है, अवध को मिला लिया। ये आपको याद रखना होगा 1856 में। तो अवध को मिलाने की वजह गोद लिया हुआ बेटा नहीं था, बल्कि इन्होंने कहा कि मिसरूल है, यहाँ पे इंटरनल मिसरूल है, आप अपने किंगडम का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हो। तो अवध का क्या था कि अवध के कई सारे लोग ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, कई सारे हजारों हजार लोग ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। तो उनको ये बात इंसल्टिंग लगी, उनको लगी कि अरे पूरा अवध इन्होंने मिला लिया तो हमारी तो इंडिपेंडेंस चली गई। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना था, क्योंकि आर्मी ने ही तो रिवोल्ट शुरू किया था ना। तो अवध के काफी सारे लोग पहले से ही गुस्सा हो गए थे ब्रिटिशर्स से। नाना साहिब और रानी ऑफ झांसी की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे कि इनकी प्रॉब्लम क्या हुई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बाद नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी गई और रानी ऑफ झांसी, जो झांसी की रानी थी, उनके गोद लिए हुए बेटे को इन लोगों ने राजा मानने से ही इनकार कर दिया और रानी को कहा कि अब आप झांसी का महल खाली करके चले जाओ। तो इन सब के चक्कर में रिवोल्ट ही हो गया, क्योंकि ना सिर्फ वो लोग जिनकी किंगडम चली गई वो दुखी थे, बल्कि वो लोग भी दुखी थे जिनको लग रहा था कि कभी भी हमारी किंगडम भी ब्रिटिश छीन लेंगे। अवध को छीन लिया ना, वहां तो गोद लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अवध को मिला लिया। तो बाकी किंगडम्स को भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ बहाना बना के ये लोग हमारे किंगडम को भी छीन लेंगे। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे सारे राजा गुस्सा होते चले जा रहे हैं ब्रिटिश से। ये सब हो रहा है डलहौजी की पॉलिसी के बदौलत। तो डलहौजी 1856 में चला गया वापस अपने घर, ब्रिटेन चला गया। तो उसके लौटते ही रिवोल्ट हो गया, ठीक। और उसकी खुद की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डलहौजी को वहां पे काफी क्रिटिसाइज किया कि देखो तुम्हारी उल्टी सीधी पॉलिसीज की वजह से इंडिया में क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया। तो ये था बच्चों पूरा, आप देख रहे हो ना प्रोग्रेशन कि कैसे कंपनी जो आई तो थी बिजनेस करने, अब कैसे गवर्नमेंट बनती चली गई, कैसे उसने बड़े बड़े किंगडम्स पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे कि रिवोल्ट हुआ तो क्या हुआ।